चलिए अब जो है फिजिक्स को देख लेते हैं। तो फिजिक्स में पहले चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्शन का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद होना चाहिए। यहाँ पे दो लॉ लिखा है, आप तीन याद करिएगा। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों तो है ही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा। और तीसरा कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट होता है तो वो नॉर्मल के अलोंग ही रिट्रेस होगा और अपने सेम पाथ को मतलब रिट्रेस करेगा। मतलब होता है ना कि जैसे नॉर्मल इंसिडेंट अगर नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट करता है तो वो इसी पाथ को वापस से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन में रिट्रेस करेगा। तो ये दो लॉ और एक तीसरा स्पेशल केस भी बता दिया। फिर उसके बाद आपका स्फेरिकल मिरर्स आ जाता है। स्फेरिकल मिरर्स सब पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर किसको कहते हैं। कनकेव मिरर हमेशा ध्यान रखो कि जिस जो अंदर की तरफ धंसा है वो कनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ये वाला पोर्शन, ये होता है आपका कन्वेक्स। ठीक है, इसमें पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। वो सारा चीज यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, और इन सब का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा कर्वेचर होता है ना इसका, इसी को बोलते हैं आर्मेचर। समझ में आता है। पोल को किस लेटर से डिनोट किया जाता है ये सब पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स बता चुके हैं। फिर इसमें आपको ये वाला टेबल अच्छे से याद होना चाहिए कि इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे हाईली शेप का, बियॉन्ड सी हो तो बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी एंड एफ के बीच में हो तो बियॉन्ड सी, एट एफ एट इंफिनिटी बिटवीन पोल एंड फोकस तो बिहाइंड द मिरर। इन सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बस इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विद रे डायग्राम, इन सबका रे डायग्राम भी याद कर लीजिएगा। हालांकि रे डायग्राम आपको नीचे भी दिया हुआ है तो इस रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लाइन अगर स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी ट्रू होता है। पर ध्यान रखिएगा कि स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है ना वो तब होगा जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ए रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनवेक्स एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज वेव्ड राइट अलोंग द सेम पाथ। मतलब क्या आपको समझ में बस ये रखना है कि स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंट रे आएगा तो उसी पाथ में वो रिट्रेस कर जाएगा। यानी कि स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल कौन सा होगा, जब इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, वो स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल होगा। ये चीज ध्यान रखना है। फिर इसमें आगे आ जाइएगा तो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इन सब का आपको क्लास 12 में जाइएगा तो प्रूफ भी करने को आता है बोर्ड में कि रियल मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इन दोनों का प्रूफ आपको क्लास 12 बोर्ड में आता है। क्लास 10 में आपको इसका प्रूफ नहीं जानना है। कनकेव मिरर का यूज क्या होता है, बीबीआई है ना। तो कनकेव मिरर का यूज जो है शेविंग मिरर्स के तौर पे किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए, ठीक है, टीथ ऑफ पेशेंट्स। सोलर फर्नेसेस में क्या होता है, सोलर जो फर्नेस होता है उसको कनकेव मिरर के फोकस पे रख दिया जाता है और जो सनलाइट है वो इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से सनलाइट आता है मिरर पे, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करता है, तो सारा लाइट जो है वो कन्वर्ज होकर कहाँ जाता है, फोकस पे। इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और लेंस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। इमेज फॉर्मेशन में कन्वेक्स मिरर, इसमें केवल दो ही केस होता है, इंफिनिटी पे और बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द स्ट्रेंथ पे। तो ये वाला टेबल याद होना चाहिए और इसके पहले भी एक टेबल दिखा है वो पूरा याद होना चाहिए आपको। कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, तो रियर व्यू की तरह जो गाड़ी में साइड का मिरर होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर कहीं तुम देखोगे शार्प टर्न होगा, जैसे हिल एरियाज में जो माउंटेन रीजन होता है उसमें अगर शार्प टर्न होता है तो वहां पे एक मिरर लगा देता है, वो भी आपका कन्वेक्स मिरर ही होता है। उससे क्या होता है कि आपके मार्केट और में जो सुपर मार्केट होता है उसमें भी आपका कन्वेक्स मिरर लगा रहता है, जो कि बहुत छोटे से, जैसे बहुत बड़ा कोई एरिया है उसको छोटे में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर होता है। जो शार्प टर्न देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Also they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus convex mirror enables the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो convex mirror का यूज rear view mirror की तरह भी किया जाता है। फिर हमेशा ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन बीबीआई है। कोई भी मिरर है, मिरर में कनकेव मिरर में हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होगा और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। बस ध्यान रखो कैसे, ये आपका मिरर फार्मूला हो गया, याद होगा। कनकेव मिरर है, मिरर के जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, पोल से जैसे ही लेफ्ट चलेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट चलोगे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ चलोगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ चलोगे नेगेटिव। मतलब सिंपल जो कार्टेशियन प्लेन हम लोग जानते हैं ना कि अगर भाई हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन एक्स हम लोग ड्रॉ कर लें तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस, सेम चीज यहां पे आपका साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम लोग मिरर फार्मूला का भी यूज करेंगे, जहां पे v क्या होता है इमेज डिस्टेंस और u हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f आपका फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है ये याद रखना है। मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन का खासकर ऊपर में क्या होता है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इसका रेशियो क्या होता है। प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन +1 होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल होता है, जिसके कारण मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 होता है, ठीक है। और
मैग्निफिकेशन का हाइट के टर्म में क्या रिलेशन है और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म में क्या रिलेशन है, तो मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा अच्छे तरीके से। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज आपका रियल है और इन्वर्टेड है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल से आप लोग याद से कर जाएगा क्योंकि एग्जांपल सबसे डीवीआई होता है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 32 सेंटीमीटर है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 टाइम्स होता है। तो आपसे यहाँ पूछ क्या रहा है फोकल लेंथ, यानी कि r इज इक्वल टू 2f, तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसके कारण होता है, तो लाइट का जो स्पीड है वो चेंज कर जाता है मीडियम में, इसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। हाँ, ये कॉइन वाला याद रखना है कि द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ड्यू टू पोरिंग वाटर, है ना। एक्टिविटी 9.8 आपको याद होना चाहिए, फिर 9.7, 9.8 ये सब इंपॉर्टेंट है। 9.7 और 9.8 एक्टिविटी आपको पूरा याद होना चाहिए। ये कॉइन को पानी में डाल दिया, फिर ऐसे करके देख रहे हैं तभी वो कॉइन दिख रहा है, लेकिन पानी में डाल दिया तब वो कॉइन नहीं दिख रहा, तो वो वाला सब यहाँ पे लिखा याद होना चाहिए। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है, पूरा डायग्राम सही ताकि एग्जाम में पूछ देगा। तो ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे आया या नॉर्मल है, रियल से डेंसर में गया तो इसके रियल हेड से डेंसर मीडियम में गया तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, इसको रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, फिर डेंसर से रियल हेड में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बाहर चला जाएगा। जो ओरिजिनल पाथ है ये क्या होता है, अच्छा यहाँ पे अगर कोई ग्लास की जगह कोई मीडियम नहीं होता, एयर ही रहता, तब इंसिडेंट लाइट जो है ऐसे ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्लास है तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आया, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट किया फिर थोड़ा सा ऐसे गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एकदम याद रखेंगे इस चीज को। तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका स्नेल्स लॉ क्या होता है, डीवीआई में स्नेल्स लॉ, यानी sin i by sin r इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट फॉर्म होता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जो है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। दूसरा इसमें अच्छा रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम ये नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत लोग रिफ्रैक्शन में दो सेकंड लॉ यही लिखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वैसा कभी नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ तो सेम है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड नॉर्मल सब परपेंडिकुलर होगा। सेकंड लॉ होगा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट, जिसको कि स्नेल्स लॉ बोला जाता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के एलोंग ही अगर इंसिडेंट करते हैं तो नॉर्मल के एलोंग ही वो रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा। ये एक स्पेशल केस होता है रिफ्रैक्शन का, जो कि आपको 12th में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वीवीआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, है ना, और फर्स्ट मीडियम का सेकंड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, याद होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। फिर उसके बाद डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद होना चाहिए, 2.42 होता है। आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, जीडीआई क्वेश्चन है, याद कर लेना है। फिर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, जैसे मिरर के द्वारा दिखे थे रिफ्लेक्शन बाय, इसमें भी रिफ्रैक्शन याद रखना है। इसमें ये टेबल होगा उसको याद कर लीजिए। इसमें आपको ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसमें लेंस में दो फोकस होता है, f1 f2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 c2, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, इन सबका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये सब चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। टेबल याद कर लेना कि इंफिनिटी होगा तो f2 पे बियॉन्ड 2f1, 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, तो f2 और 2f2 के बीच में 2f1 पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो दूसरी तरफ जो लेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां, ये सब आपको याद होना चाहिए पूरा। इसके लिए कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, लेंस में जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और मिरर में जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कनकेव मिरर होता है। मतलब लेंस और मिरर जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये आपको याद होना चाहिए पूरा। कनकेव लेंस के लिए क्या होता है, याद होना चाहिए पूरा। इसमें भी सेम होगा कि अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो ऑप्टिकल सेंटर पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो ऑप्टिकल सेंटर पे नॉर्मल होगा। ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका कनकेव लेंस हो गया। बाकी यहाँ रे डायग्राम सब दिखा है, तो रे डायग्राम आपको याद ही होना चाहिए। साइन कन्वेंशन सेम है एज इट इज मिरर, बस मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस हो जाता है, लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस हो जाता है। मैग्निफिकेशन भी सेम होगा एज इट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस वी बाई यू होता है, जबकि लेंस के केस में वी बाई यू होता है। और बाकी आपके एग्जाम्पल आपको कर लेना है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो फोकल लेंथ का इनवर्स, पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ का इनवर्स। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, लिखा भी होगा कहीं ऐसा यूनिट ऑफ, हाँ डायोप्टर होता है, लिखा भी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पावर जो है वो हमेशा लेंस में आएगा, मिरर में पावर नहीं आएगा। पावर हमेशा कहां आएगा, लेंस में। कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होता है पावर और कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है पावर। ठीक है,
फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस और फोकल लेंथ 2 मीटर, तो 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर होगा, है ना। कंकेव लेंस है तो कंकेव लेंस का पावर कैसा होता है, देखो यहाँ पे पड़े थे निगेटिव, तो माइनस 0.5 डायोप्टर होगा। बाकी आपको कहा जाना है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। चलिए अब ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड को देखते हैं। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले ह्यूमन आई का डायग्राम का बस लेबलिंग याद होना चाहिए, हर एक का क्या क्या फंक्शन होता है ये याद होना चाहिए। फिर पावर एकोमोडेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पावर एकोमोडेशन, इसको ध्यान में रखना है। मतलब पावर को कैसे, हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपका प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया यानी नियर साइटनेस। मायोपिया मतलब पास का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर का नहीं दिखता है, प्रेसबायोपिया मतलब आंख के पास जो है कुछ कुछ व्हाइट कलर का धुंधला मिल्की सब्सटेंस आ जाना, है ना। मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या होता है, मायोपिक जो आई होता है उस कंडीशन में आपको कौन सा लेंस दिया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको कन्वेक्स लेंस दिया जाता है और मायोपिया में आपको कंकेव लेंस दिया जाता है। तो मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया में आपको बाई कंकेव लेंस दिया जाता है, यानी कि ऊपर में आपका कंकेव, ऊपर में आपका कन्वेक्स होगा और नीचे में आपका लेंस में कंकेव होगा, मतलब चश्मा ऐसा दिया जाता है जिसमें दोनों लेंस हो। प्रेसबायोपिया के केस में बाईफोकल लेंसेज को दिया जाता है। यहाँ पे आपका बाकी क्वेश्चन सब है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, वीवीआई टॉपिक है, याद कर लीजिए कि प्रिज्म के थ्रू पहले ऐसे इंसिडेंट होता है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे निकला। ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है आपका, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो देख रहे हो ना, यानी लाइट कितने एंगल से डेविएट कर गया वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। और ये क्या आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि 60 डिग्री होता है, क्योंकि प्रिज्म होता है इक्विलेटरल पिरामिड होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट होता है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये भी वीवीआई है कि ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्शन कैसे होता है, आपको डायग्राम से पूरा एग्जाम में पूछ देगा। विवियोर क्या होता है, प्रिज्म का रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास किया और उसी दूसरे प्रिज्म को सेम उसी डायमीटर की उल्टा करके रखे तो वापस से सारा लाइट कन्वर्ट होकर व्हाइट लाइट बन जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिस्पर्शन, रेनबो का कैसे फॉर्मेशन होता है याद होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में अपीयरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हम लोग देखते हैं, हम लोग को लगता है कि स्टार यहाँ है, जबकि अपीयरेंट पोजीशन का है, लगता है यहाँ पे है, लेकिन होता है यहाँ पे है। तो वो सब चीज क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब चीज आपका पूछता रहता है एग्जाम में, तो एकदम याद होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट वीवीआई है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बस ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ, इसका लास्ट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, जो स्टार्स हैं वो हमको चमकते हुए क्यों दिखते हैं, ये सब अगर स्टार जो है वो चमकते हुए दिखते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते हुए दिखते हैं, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, मतलब ये लास्ट का 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम याद होना चाहिए। फोकल लेंथ में चेंज के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, कभी कभी इसका एमसीक्यू डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो एकदम याद होना चाहिए। चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट चार्ज, इफ चार्ज क्यू फ्लो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम की गणना, करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल टू Q by T, एक फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे यूनिट कूलम है ना, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 6 × 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.16 × 10 टू द पावर -90 कूलम। करंट कैसा यूनिट, एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। एक सिस्टमैटिक डायग्राम दिया इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें एक बल्ब होता है, एक बैटरी होता है, स्विच होता है, एक एमीटर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे बोलेगा ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट मतलब करंट के यूनिट को डिफाइन किया, मतलब कि आपको सिंपल करंट का डिफिनेशन पूछ रहा है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसी दिन बताया था 6.25 मीटर टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये सब आपको पता होना चाहिए। छोटा छोटा यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल है, जो कि बोर्ड में 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स में पूछा करता है। सब सर्किट डायग्राम में ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक सेल का क्या क्या, इलेक्ट्रिक सेल का क्या डायग्राम होता है, बैटरी मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेल को कंबाइन कर दो तो बैटरी, ओपन स्विच का कैसा फिगर होता है, क्लोज स्विच का कैसा होता है, कोई वायर अगर जॉइंट है तो उसका कैसा होगा, कोई वायर अगर एक वायर को टच नहीं कर रहा है, विदाउट जॉइनिंग उसको क्रॉस कर रहा है तो उसका फिगर कैसे होगा, तो ये सब आपको कुछ कुछ दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का कैसा सिंबल होता है, तो ऐसा होता है। रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, तो ऐसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को छोड़ो, रियोस्टेट पर। एमीटर का क्या होता है, तो ऐसे, वोल्ट मीटर का ऐसे, और गैल्वेनोमीटर में यहीं पे क्या हो जाता है, जी हो जाता है। ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस को शो करता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस V, ये आपका करंट A, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि कांस्टेंट होता है, R के इक्वल होता है, ठीक है। R का वैल्यू क्या होता है, ρ L अपॉन A, V इज इक्वल टू, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल टू I, ये सब जान चुके हैं, ठीक है। ये एक एक्टिविटी आप लोग कर जाइएगा 11.2, कभी पूछा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर जाइएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे बढ़ेंगे, इस एक्टिविटी को भी कर देख जाइएगा 11.3 को। फिर रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया घटा, है ना। तो रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि इसमें बोल देगा कि हम लोग एरिया को कांस्टेंट किए हैं, लेंथ को डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, लेंथ को कांस्टेंट किया, एरिया को आधा कर दिए तब रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो ये सब इसी तरीके का क्वेश्चन 4 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, हो सकता है बोल दे इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसको 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, तो कैसे कैसे चेंज होगा ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं रो को रेसिस्टिविटी, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता ही होगा, उसमें हम इतना है ही नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये सब बेसिक न्यूमेरिकल सब है जो कि आपको 2-2, 3-3 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए सबको एकदम ध्यान में रखना ही है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, यानी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3, तो पैरेलल में दो रेसिस्टेंस का क्या हो जाता है फॉर्मूला 1/R R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो उनका क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, केवल करंट का इसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एम मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है और एम मीटर जो है करंट को मेजर करता है, वोल्टेज जो है वोल्ट को मेजर करता है। ये डायग्राम भी आपको बताना चाहिए 11.5, एक इंपॉर्टेंट है। फिर v इज इक्वल टू सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट R है। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका जो न्यूमेरिकल सभी आपको आना चाहिए एकदम। अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर का क्या हो जाएगा, तो पहले 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट मतलब पावर, पावर जो है पावर क्या होता है वी आई, वी इंटू आई, आई क्या हो गया आई मतलब करंट, करंट के अगर चार परिवर्तन है तो पावर का फॉर्मूला वी क्यू बाई टी या फिर वी आई, और इसे यहीं पे आपका आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू हीट एनर्जी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आता है होगी, मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि पावर का जो भी फॉर्मूला है ना उसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हीट जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट जैसे थोड़ा बहुत देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर हम बता ही दिए, बस उसके बाद चैप्टर आपका खत्म है। चलिए अब जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं, ये भी फिजिक्स का ही चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका एक्टिविटी नंबर 12.1 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा 12.1 एक्टिविटी को। इसमें सिंपली कुछ नहीं बता रहा है कि अगर यहाँ से करंट पास होगा तो यहाँ पे कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगा, तो 12.1 एक्टिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका ये इंडेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाई डज, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना सिंपल उसी 12.1 एक्टिविटी पे बेस्ड है कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो ये सब चीज से आप लोग फैमिलियर हो गए। फिर उसके बाद ये जो आयरन फिलिंग वाला क्वेश्चन, ये जो आयरन फिलिंग वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें बस बता रहे हैं कि ये जो आयरन फिल्स है जब इसको मैग्नेट के आसपास डाला जाता है तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है ना उसके तरीके के शेप में आ जाता है, यानी नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो वही वाला आयरन फिलिंग का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, जान ही रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होते हैं साउथ में खत्म होते हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, मतलब बेसिकली क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे ये वाला वही चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें मदद क्लोज है, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा उतना ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिखेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे यहाँ पे कितना एक दूसरे के पास है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर है, मतलब यहाँ पे कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, यानी मैग्नेटिक का मैग्नेट का पावर जो है वो पोल पे सबसे ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर वीवीआई है पहला टॉपिक। ये करंट कैरिंग ये आपका कंडक्टर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यही वाला चीज की कंपास में भी ढूंढता है वो वाला। फिर उसके बाद ये भी आपका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में तुम ये देख लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास आयरन फेस डाल दोगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका एक कॉमन सेंटर हो उस फॉर्म में ये सब आ जाते हैं। ये सब चीज है इसमें, बाकी ये सब में आपको छोटा छोटा कुछ टर्म दिखेगा वो सब याद रखना होगा। फिर राइट हैंड थंब रूल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल बेसिकली क्या होता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है कि मान लो कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट ऊपर की तरफ है तो अपने फिंगर्स को ऐसे कर्व करोगे तो ये कैसा डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है किसी कंडक्टर में, मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम अपने फिंगर्स में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को अप साइड रखेंगे ऊपर की तरफ, तो फिंगर किस डायरेक्शन में कर्व होना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और वहीं इसमें अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो अपने फिंगर्स
थंब को नीचे रखेंगे तो फिंगर जो है क्लॉकवाइज कर्व कर रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, वही राइट हैंड थंब रूल जो कि यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा है। समझ में बात आ गई? A current through a horizontal power line flows in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it? तो ये सिंपल आपको राइट हैंड थंब रूल निकालना है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को क्या बोल रहा है, करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट वेस्ट, तो अपने थंब को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रखिए, अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जिस तरफ वो कर्ल हो रहा होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट एंड की तरफ से देखोगे। फिर यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब देखना आप इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस पूरे को आप लोग करके जाइए, रट के जाइए, देखिएगा एग्जाम में एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे, मतलब इसमें समझना कि करंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसे करंट मूव कर रहा हो तो करंट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो करंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, उसके अकॉर्डिंग इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर यहाँ पे एक चीज आपको दिखाया है, मैक्सवेल क्लॉक कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल मतलब देखिए कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है हम बता देते हैं। जैसे अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा ना, करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो उस समय क्लॉकवाइज में आपका डायरेक्शन साउथ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो आपका डायरेक्शन नॉर्थ होगा। बस इसको एक सिंपल सा निमोनिक्स याद रखो, स्कैन, SCAN, यानी करंट अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगा, साउथ। स्कैन में S मतलब साउथ और C मतलब क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज करंट तो साउथ डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, SCAN, साउथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। समझ में बता देगी, स्कैन वही वाला बस याद रखना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड वीवीआई है, आपके लॉन्ग आंसर में ये पूछ लेगा, आपको एक डायग्राम बनाना होगा सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड होता क्या है उसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार पूछ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, कैसा होता है स्ट्रेट करंट यानी सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड जो होता है ना, ये हमेशा एज अ बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट यानी कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक आपका वीवीआई है, एक्टिविटी 12.7, इसको एकदम समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये क्या सेटअप है, ये मैग्नेट यहाँ से क्या कर रहा है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट देयर that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field, यानी ये जो एल्यूमिनियम रॉड है जब इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें इसको प्लेस किया तो ये फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इट आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द कंडक्टर इज रिवर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, क्या कि डायरेक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फोर्स भी उसी, जैसे यहाँ देख लो ना, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे अगर करंट को रिवर्स किए तो फोर्स भी रिवर्स हो गया। बस यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है इसका पूरा यहाँ पे समरी लिखा है कि इसमें हो क्या रहा है, तो ये वाला फिगर को एकदम आपको अच्छे से कर जाना है। उसके बाद फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल में आपको सिंपल याद रखना है कि ये आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड का ही यूज कीजिएगा, राइट हैंड का यूज कभी नहीं करना है। जब आपका वैसे भी नाम भी लिख दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जिसमें थंब जो है वो मोशन को डिनोट करता है, जो फर्स्ट फिंगर होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर होती है वो आपका करंट को शो करता है। तो ये कुछ तीनों ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जिसमें ये करंट को शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मोशन को। समझ में बात आ गई, तो ये याद होना चाहिए। 12.2 एग्जांपल वीवीआई है, आपको फिगर ये दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। अब एक चीज बताइए आपको, यहाँ पे ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन है, ये करंट है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट कैसे होगा, ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, ये आपका फील्ड को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, फील्ड को, ये आपका करंट को। इलेक्ट्रॉन नीचे है, करंट कहाँ होगा, ऊपर, फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में। थंब कहाँ मेरा पॉइंट कर रहा है, थंब अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनटू द पेज, क्योंकि थंब जो है वो मेरा मोशन यानी फोर्स को डिफाइन कर रहा है, तो इसके कारण फोर्स कहाँ लगा है, अंदर की तरफ। तो 12.2 एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो भी ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, कंसेप्चुअल है, तो पूरा ये सब इंपॉर्टेंट्स है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का आपका सिंपल ये डायग्राम है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, मीटर होता है। आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, बस यहाँ पे पूछेगा कि ये क्या है, तो अर्थ वायर, लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, 220 वोल्ट सप्लाई है, ये सब सिस्टमैटिक डायग्राम बताया है कि कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आपका डोमेस्टिक सर्किट में होता क्या है, हम लोग के घर में कितना वोल्टेज आता है, तो 220 वोल्ट, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा, कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस, है ना। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्या प्रिकॉशन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाता है। बाकी ये आपका फिर से एक्सरसाइज है, तो इसमें तो आपको एक्सरसाइज तो हम अच्छा बोलते हैं कि चाहे बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, साइंस का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का खासकर क्लास 10 के लिए वीवीआई है कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूरे याद होने चाहिए इसका। और खासकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो एमसीक्यू होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। बहुत बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी एमसीक्यू डायरेक्ट होकर एग्जाम में आ जाता है, तो होपफुली उसके भी एमसीक्यू को आप पूरा कर लीजिए।